बहुत सारी चीजों को लेके संघ और सरकार जो है उनमें आपस में वैचारिक सहमति नहीं है। कि असल में संघ कुछ नहीं करता, संघ का मानना है, संघ सिर्फ शाखा लगाता है। संघ की लगभग 85,000 डेली शाखाएं हैं, रोज 1 घंटे की शाखा लगती है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हर विषय के ऊपर आजकल लोगों की अपेक्षा होती है कि संघ क्यों नहीं कर रहा इस मामले में कुछ। तो वो संघ वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो जरा शाखा लगाते हैं, हम सिर्फ अपने जो है कार्यकर्ता तैयार करते हैं। आप कार्यकर्ताओं से पूछिए, राजनीति के माध्यम से आप समाज में कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का चरित्र ऐसा होता है। हाँ, राजनीति के माध्यम से अगर मान लीजिए कोई अनुकूल विचारधारा वाली पार्टी सत्ता में आती है तो आपको एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिल सकता है जिसमें जो काम आप कर रहे हैं समाज में परिवर्तन का, उस समाज में परिवर्तन के काम को ज्यादा गति मिलेगी। तो दीनदयाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर हम पार्टी को समाप्त कर देंगे, नई पार्टी बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा बोगली पार्टी भी वैसी ही होगी तो क्या करेंगे, उन्होंने बोला उसको भी समाप्त कर देंगे, फिर नई पार्टी बनाएंगे। संघ पे 3 बार प्रतिबंध लगाया। जब जब प्रतिबंध लगाया ना संघ पे और प्रतिबंध हटाया तो संघ की ग्रोथ डबल हो गई है। समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, ये संघ का उद्देश्य है। दूसरा, जब संघ का ये उद्देश्य जो है, संघ को का ये उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो जाए या संघ का ये उद्देश्य पूरा हो जाए तो संघ समाप्त हो जाए और जब इतिहास लिखा जाए तो कोई संघ का नाम नहीं है। और उसका कारण ये है कि संघ का ये मानना है कि हम समाज के अंदर कोई संगठन नहीं है, हम समाज का संगठन कर रहे हैं। तो संघ के का ये मानना है कि अगर वो हमारी आलोचना कर रहा है तो इसमें गलती उसकी नहीं है, कमी हमारी है कि हम उसे अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, हमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर जो है, अगर किसी को भी संघ को समझना हो तो ये संघ की का पूरा वैचारिक फैसला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, और वादे के अनुरूप एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ है और जिस पे हाथ चलाई है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। दक्षिण पंथ की विचारधारा को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। और उसमें भी भारत के संदर्भ में आप याद करेंगे तो एक ऐसा संगठन जो 100 साल पूरा कर गया और इतना जबरदस्त हस्ताक्षर कर चुका है भारत की राजनीति पर 90 साल होते होते कि एकदम बिल्कुल अक्षुण्ण सी एक सरकार बना गया। उस विचारधारा पे अगर सबसे पहले पकड़ के किसने जबरदस्त तरीके से लिखा है तो हमारे साथी पत्रकार मित्र अरुण आनंद है। स्वागत है अरुण जी आपका। और आपकी जो पहचान है खास तौर पे आरएसएस पर लिखने वालों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस ढंग से आपने साधा है या लिखा है, जितनी सुगम और सरल तरीके से लिखा है, तो सबसे पहला सवाल ये कि आपने उस संगठन को ही क्यों चुना? देखिए, उस संगठन को चुनने के एक कारण ये था कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो 2 तरीके का लेखन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में होता था। या तो लोग जो है उसके बिल्कुल प्रशस्ति गान किया करते थे जो है सपोर्ट में, या फिर जो है वो लोग टोटली उसके अगेंस्ट लिखा करते थे। तो तथ्यों को पाठकों के सामने रखा जाए और पाठक अपने आप तय करें कि जो है ये संगठन में क्या चीज़ उन्हें ठीक लगती है, क्या चीज़ ठीक नहीं लगती है। तो मुझे लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि फैक्ट बेस्ड जो है वो काम किया जाए। और दूसरा, आरएसएस को ही चुनने का एक कारण ये भी था कि देखिए, आप आलोक जी इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आज जो सार्वजनिक जीवन है, पिछले मतलब कुछ दशकों से मैं ये कहूँगा कि जिसको कहते हैं कि आप हो सकता है संघ से प्रेम करें, आप हो सकता है कि संघ से प्रेम ना करें, संघ से आपको नफरत हो, लेकिन आप संघ को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत का जो पब्लिक डिस्कोर्स है, भारत का जो भी सार्वजनिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, जो भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो भी सांस्कृतिक पटल है, उसके ऊपर अगर आपको कोई भी बात करनी होगी तो संघ के बारे में बात किए बिना जो है वो बात पूरी नहीं हो सकती है। और संघ के विषय में जैसे मैंने ये कहा कि इट इज़ वेरी इजी टू मिसअंडरस्टैंड आरएसएस। संघ को जो है वो मिसअंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। उसका एक कारण मैं और भी बता देता हूँ कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन संघ का जो प्रचार विभाग है, जो कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रचार विभाग होता है, तो संघ का प्रचार विभाग 1980s में, 1980 के दशक में 83-84 के आसपास जाके संघ के प्रचार विभाग की स्थापना हुई। तो होता ये था कि संघ के विषय में
पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी लोग अपना मत बना रहे थे, तो संघ उसके अंदर इंटरवीन ही नहीं कर रहा था। और जो प्रचार विभाग भी इवन बना संघ का, उसकी भी बड़े दिलचस्प जो है वो उनका जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि हमें संघ का प्रचार नहीं करना, बट जिन विषयों को हम उठाते हैं हमें उन विषयों के बारे में, या जो राष्ट्रीय विषय हैं या जो राष्ट्रीय विचार है उनके बारे में हमें जो है वो एक सार्वजनिक जीवन में या एक पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर प्रचार करना है। तो संघ अपने आप को कभी भी किसी के सामने जो है, तो लोगों को एक ये भी भ्रांति हो गई कि बड़ा सीक्रेट संगठन है, बड़ा मिस्ट्री इसको लेकर हो गई। तो इन सब चीजों को तथ्यात्मक रूप से लोगों के सामने लाने की जरूरत थी, इसलिए मैंने संघ के ऊपर जो है वो एक फैक्ट बेस्ड, एक तथ्यों के आधार पर लेखन मैंने शुरू। पॉडकास्ट के बाद, इस किताबनामा के संस्करण के बाद मेरा आग्रह होगा, मैं खुद भी पढ़ूंगा गंभीरता से, और पाठकों से और दर्शकों से आग्रह होगा आपको पढ़ें। लेकिन एक पहलू बताइए, अचानक से बहुत सारी ऐसे मिथक्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे, कि संघ है क्या, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमने खूब सुना है कि अगर सरलतम तरीके से संघ है क्या, राष्ट्रीय संसद संघ है, उसमें से जिसने किसी ने भी लिखा है अपने शोध का आधार, वो अरुण आनंद भी। तो दरअसल संक्षेप में अगर बताना चाहें आप अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, कि है क्या दरअसल राष्ट्रीय संसद? देखिए, संघ को अगर समझना हो तो पहली बात तो ये है कि संघ को अगर मान लीजिए समझना है तो पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि संघ में आना जरूरी है, बट बहरहाल वो संघ के अधिकारियों का कहना है। संघ को अगर समझना हो तो उसके 3 मैं बेसिक एलिमेंट आपको बता देता हूँ। संघ का लक्ष्य क्या है? संघ का लक्ष्य है समाज को ट्रांसफॉर्म करना। समाज को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है संघ की दृष्टि में? कि समाज में हर व्यक्ति जो भी उसके पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके, जो भी उसकी संभावना है एक व्यक्तित्व की, एक मनुष्य के तौर पे वो उसको रियलाइज कर सके। दूसरा, और उसका किसी पूजा पद्धति से या किसी उससे जो है कोई लेना देना नहीं है। समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, ये संघ का उद्देश्य है। दूसरा, जब संघ का ये उद्देश्य जो है, संघ को का ये उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो जाए, या संघ का ये उद्देश्य पूरा हो जाए, तो संघ समाप्त हो जाए और जब इतिहास लिखा जाए तो कोई संघ का नाम नहीं है। और उसका कारण ये है कि संघ का ये मानना है कि हम समाज के अंदर कोई संगठन नहीं है, हम समाज का संगठन कर रहे हैं। वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी रूपांतरण समाज का होगा, वो समाज ने खुद ही किया है, संघ की उसमें कोई भूमिका नहीं है, इसलिए संघ का नाम नहीं है। तीसरा जो है वो बेसिक एलिमेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है कि संघ का मानना है कि समाज में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो संघ में आ गए और बाकी वो जिनको संघ में आना है। तो इसलिए संघ जो है वो अपने आप को अजात शत्रु मानता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मिथ्या आरोप में संघ पर प्रतिबंध लगा, तो ये कहा जाता है कि संघ के कार्यालयों में आग लगाई गई, संघ के कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो संघ के ऐसे ही एक जुलूस का नेतृत्व जो संघ के खिलाफ था, नेतृत्व जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। और वही जयप्रकाश नारायण आपातकाल से तुरंत पहले और आपातकाल के बाद जो है संघ के एक शिविर में गए और वहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। तो ये जो रूपांतरण है, ये जो मूविंग फ्रॉम वन स्पेक्ट्रम टू अनदर, तो इसलिए संघ का ये मानना है कि समाज में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो आगे, बाकी वो जिनको आना है। एक और महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ बात, ये संघ के जो प्रशंसक हैं और जो आलोचक हैं, दोनों के लिए है। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जब संघ के बारे में कोई नेगेटिव बात की जाती है तो एकदम से इधर से भी जो है, जो संघ के समर्थक हैं वो भी एकदम से जुड़ जाते हैं उसको काउंटर करने के लिए, जो ठीक है वो उनका। पर आपको मजे की बात बताता हूँ कि संघ का ये मानना है कि जब संघ की कोई आलोचना करता है तो संघ का ये मानना है कि अगर वो हमारी आलोचना कर रहा है तो इसमें गलती उसकी नहीं है, कमी हमारी है कि हम उसे अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, हमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर जो है, अगर किसी को भी संघ को समझना हो तो ये संघ का पूरा वैचारिक फ्रेम है। मुझे कोई मिसाल दे सकते, पत्रकार हैं आप, दुनिया में ऐसी कोई और संस्था है इस ढंग से काम कर रही हो, जो कह रही हो मैं काम किए जा रहा हूं और इतिहास में मेरा नाम दर्ज ना हो, या लोग समाज खुद ब खुद बदल रहा है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, जैसा कि आपने कहा? क्या ऐसा कोई मिसाल है, कोई और ऐसी संस्था है? नहीं, ऐसी संस्था देखिए मेरे ध्यान में तो नहीं है कि कोई ऐसी संस्था है।
हाँ, भारत में पुराने समय समय पर जो है वो आध्यात्मिक जो है आंदोलन जो है वो ज़रूर होते रहे हैं। मैं कुछ हद तक एक संस्था जिसको मैं थोड़ा-सा और संघ के उसके करीब मानूँगा, वो रामकृष्ण मिशन है। जो है रामकृष्ण मिशन के लोग भी इसी भाव से काम करते हैं और वो कभी भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी भी अपना प्रचार नहीं करते हैं। पर संघ का पर रामकृष्ण मिशन का जो मूलतः काम है वो सेवा का काम है। संघ जो है वो एक लार्जर लेके चल रहा है कि समाज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये जो है वो थोड़ा सा जो है संघ का मानना है कि और देखिए, संघ का ये भी मानना है कि हम विश्व कल्याण की दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो संघ के सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो अगले महीने उनका जो है या अगले कुछ दिन के अंदर वो अमेरिका जा रहे हैं। इससे पहले हाल ही में संघ के जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसाबले, जिसको आप सरकार्यवाह को जो मैं नॉर्मल जो व्यूअर्स है उनकी भाषा में कहूँ तो जनरल सेक्रेटरी, और एक तरीके से जो सीईओ आप मान लीजिए, जो डे टू डे फंक्शनिंग देखते हैं संघ की, उनका भी अभी बीच में जो है लंदन और अमेरिका का दौरा हुआ था, यूके और अमेरिका का। तो संघ जो है वो अब 100 वर्ष पूरे होने पर जो है एक सर्टेन स्थिति में पहुंच गया है। तो संघ अपना जो वसुधैव कुटुंबकम का या समाज में ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे मैंने आपसे कहा लोग जी कि अब ये समाज में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये तो समाज पहले भारतीय समाज का करना है और फिर वैश्विक समाज का करना है। तो इसको लेके अब संघ का एक आउटरीच प्रोग्राम भी चल रहा है, या एक सिविलाइजेशनल एंगेजमेंट जिसे आप कहते हैं। तो वैसे ऐसा कोई और संगठन नहीं, और मुझे लगता है कि यही संघ की स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब क्रेडिट, अगर जहां पे भी एक चीज ये होगी कि आपने क्रेडिट लेना है किसी चीज का, तो वहां पर ईगो होगी, वहां पे आपसी संघर्ष होगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने नींव के पत्थर ही बनना है, तो कोई ऐसा संघर्ष नहीं होगा। इसलिए शायद एक और मामले में संघ बड़ा विलक्षण संगठन है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा संगठन होगा जिसको 100 साल हो गए हों और जिसमें उसके जो क्या कहते हैं टॉप लीडरशिप है, सरसंघ चालक जो है, उसके जो है वो दायित्व को लेकर, संघ में दायित्व बोलते हैं, भार पद बोलते हैं, उसको लेकर जो है कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। नहीं तो हर जगह पे आपको पता है संगठनों के अंदर जो है वो सत्ता संघर्ष चलते हैं उसको लेने के लिए। बट उसका कारण यही है, जैसे मैंने कहा ना कि संघ में लोग बोलते हैं कि पद नहीं है, दायित्व है। कोई भी अगर मान लीजिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ये कुछ संघ के जो है वो फंडामेंटल चीजें। और मुझे तो नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी जो आपके दर्शक है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा संगठन होगा तो मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा। अरुण जी, आपने कहा सीईओ नाम उनका रह गया, कौन सीईओ है जो गए हैं अमेरिका? उस वाले साहब तो आपने कहा महासचिव हैं जो संचालक कौन, किन सीईओ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो सीईओ मतलब इन द सेंस की जो दत्तात्रेय, मैं जो नॉर्मल आजकल जो यंग जनरेशन है और आजकल तो जेनजी की चर्चा भी बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा कि मतलब जो दत्तात्रेय होसाबले जी हैं, जो संघ में, मैं थोड़ा सा आपके पाठकों के लिए बता देता हूँ और दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि संघ में सबसे ऊपर सरसंघ चालक रहते हैं, जिनको आप लोग चीफ बोलते हैं, बट चीफ मेंटोर की तरह आप उसको मान सकते हैं। और इसी तरीके से जो है उसके बाद सर कार्यवाह होते हैं। सर कार्यवाह इस जनरल सेक्रेटरी, जो एक, अगर आप संघ को एक ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से देखें तो एक सीईओ जिस तरीके से पूरा उसको ड्राइव करता है, तो वो एक जनरल सेक्रेटरी की भूमिका या सर कार्यवाह की भूमिका रहती है। फिर उन्हें असिस्ट करने के लिए मतलब जो है वो 5 या 6 सह सर कार्यवाह होते हैं, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज जिनको कहा जाता है। वो अलग अलग विषय जो है वो देखते हैं। और इसके अलावा संघ की प्रेरणा से चलने वाले लगभग 32 संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और उनमें संघ के जो संगठन मंत्री हैं वो प्रचारक के तौर पर रहते हैं, लेकिन वो ऑटोनोमसली काम करते हैं। तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का भी बड़ा काम जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज या सह सर कार्यवाह करते हैं। और फिर उसके बाद आपके अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, जैसे एक बौद्धिक विभाग है जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस को देखता है, तो उसको अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख लीड करते हैं। ऐसे एक शारीरिक विभाग है, संघ की जो डेली शाखाएं लगती हैं उसमें जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं और गेम्स होती हैं, तो उसको वो देखते हैं, तो वो अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख होते हैं। और फिर जो है इस तरीके से जो है फिर एक अखिल भारतीय सेवा प्रमुख हैं जो संघ के माध्यम से, संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से सेवा कार्य चलते हैं। एक और बात बता देता हूँ आपके दर्शकों को दिलचस्प, कि असल में संघ कुछ नहीं करता, संघ का मानना है, संघ सिर्फ शाखा लगाता है।
संघ की लगभग 85,000 डेली शाखाएं हैं, रोज 1 घंटे की शाखा लगती है। तो संघ सिर्फ शाखा लगाता है और स्वयंसेवक तैयार करता है, चरित्रवान स्वयंसेवकों का निर्माण करता है। आगे जो भी काम करते हैं वो संघ के स्वयंसेवक करते हैं, संघ कुछ नहीं करता, संघ सिर्फ शाखा लगाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हर विषय के ऊपर आजकल लोगों की अपेक्षा होती है कि संघ क्यों नहीं कर रहा इस मामले में कुछ। तो वो संघ वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो जरा शाखा लगाते हैं, हम सिर्फ अपने जो है कार्यकर्ता तैयार करते हैं। आप कार्यकर्ताओं से पूछिए कि उनको अगर किसी विषय पे जो है काम करना है, तो आपको मालूम ही है राजनीति से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, मजदूर संगठनों तक हर क्षेत्र में जो है संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। और जो मैंने बताया 32 संगठन है, उसके अलावा और बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनके माध्यम से काम। अरुण आनंद जी को, जिसको मैं जानता हूँ, वो एक पत्रकार थे मूलतः, ये दिनों की बात है। बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आप लेखक के तौर पर और विषय चुना। पत्रकार की बड़ी विहंगम दृष्टि होती है, वो दोनों आईने के दोनों पीछे आगे दोनों देख लेता है। तो आपको पीछे का हिस्सा क्या लगा? क्या संघ के अंदर जैसे बार बार आपसे बातचीत करने में जो आप बात कर रहे हैं, मौलिकता के बारे में बात बता रहे हैं, कि जिम्मेदारियां कहीं नहीं दिखती। और संचालक की जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी क्या है? शुरू में पार्टी के तौर पर हम लोग राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखा भारतीय जनता पार्टी को, जो शुरू से कहता रहा है चाल, चरित्र और चेहरा इसका अलग है। क्यों अलग है? तो कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली हुई पार्टी है, वहां के लोग हैं, इसलिए 3 चीज अलग है। लेकिन 12 साल के सत्ता में आने के बाद, केंद्रीय सत्ता आने वाली, इससे पहले भी आई थी 6 साल के लिए, लेकिन इस बीच में लगा कि नहीं, सत्ता का चरित्र तो एक ही होता है। आप भले ही चाल, चरित्र, चेहरा बताते रहे, वो लोगों को लगभग दिख रहा है। तो ये कोई खामी का हिस्सा है या फिर बिल्कुल जिम्मेदारी संघ भी बच जाएगा कि नहीं, मेरे ये सत्ता के कार्यक्रम जा रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो है ही नहीं? ऐसा भी कोई पहले दिखा आपको क्या, बतौर जर्नलिस्ट? देखिए, बतौर जर्नलिस्ट मुझे क्या लगता है कि एक तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि संघ जो है वो चीजों को माइक्रो मैनेज करता है पॉलिटिक्स के अंदर। इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि जब आपको ध्यान होगा आलोक जी, तो हम लोग जो है शायद इकट्ठे ही काम कर रहे थे उस समय जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और के.एस. सुदर्शन संघ के सरसंघ चालक थे। तो उस समय कई मुद्दों पर क्लैश हुआ करता था, ऐसा दिखता था कि क्लैश हो रहा है, खासकर स्वदेशी जागरण मंच का जो था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको लेकर। और तो ये एक जो है वो क्लैश कह लीजिए या एक मतभेद कई चीज़ों को लेकर हुआ करता है। वो मतभेद लगातार आज भी है, जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर संघ और सरकार जो है उनमें आपस में वैचारिक सहमति नहीं है। बट उसका कारण भी एक ही है कि संघ ने भी 2 चीज़ें संघ करता है, एक तो माइक्रो मैनेज नहीं करता संघ, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये पता है कि राजनीतिक क्षेत्र के अपने कंपल्जन हो। और इसीलिए मैं इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग अभी एनेक्डोट भी बताऊंगा कि संघ की राजनीति को लेके, सरकारों को लेके क्या दृष्टि है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उससे ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। संघ की दृष्टि है 1948 में, जैसे हमने पहले चर्चा की, संघ पर जब प्रतिबंध लगा, तो जब प्रतिबंध हटा तो भारतीय जनसंघ तो 1951 में बना, बाद जो भारतीय जनता पार्टी का प्रीडिसेसर था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से समझ लिया, 80 में कन्वर्ट हुआ। तो 48 में प्रतिबंध लगा, 49 में प्रतिबंध हटा और उस पर संघ में एक विमर्श हुआ, जो है एक चर्चा चली कि क्या संघ को एक राजनीतिक पार्टी में बदल देना चाहिए। तो संघ का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात के पक्ष में था कि एक राजनीतिक पार्टी में बदल देना चाहिए। लेकिन जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, एम.एस. गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि संघ एक राजनीतिक पार्टी में नहीं बदलेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वही प्रिंसिपल वो आज भी जो है क्या कहते हैं कायम है। और वो प्रिंसिपल ये है कि राजनीति के माध्यम से आप समाज में कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का चरित्र ऐसा होता है। हाँ, राजनीति के माध्यम से अगर मान लीजिए कोई अनुकूल विचारधारा वाली पार्टी सत्ता में आती है, तो आपको एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिल सकता है जिसमें जो काम आप कर रहे हैं समाज में परिवर्तन का, उस समाज में परिवर्तन के काम को ज्यादा गति मिलेगी। लेकिन राजनीति, राजनीतिक दल, सत्ता, सरकार, इसके माध्यम से समाज में कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं इस चीज के लिए। तो संघ जो है वो समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम राजनीति से एक दूरी बना के रखेंगे। दूसरा, एक और बात भी कही जाती है
ये 1960 के दशक में ये संघ में के जो इंटरनल मतलब आपस में भी जब वो चर्चा करते हैं तो कई बार ये बातें आती हैं कि एक बार जो है वो मतलब संघ के, मुझे ये अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी थे या सरसंघचालक गुरु जी थे, पर दोनों में से कोई एक थे। तो उनसे चर्चा हुई और किसी ने कहा कि भाई भारतीय जनसंघ बन चुका है, तब तक भारतीय जनसंघ ने कुछ सीटें भी जीतनी शुरू कर दी थी, राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा था। तो राजनीति के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी पार्टियों पर पड़ने बड़े स्वाभाविक होते हैं। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लीजिए ये भी दूसरी पार्टियों की तरह ही हो जाता है भारतीय जनसंघ, तो क्या करेंगे? तो जिनसे भी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि हाँ, आई थिंक दीनदयाल जी से ही शायद बात हो रही थी, हाँ दीनदयाल जी से ही। तो दीनदयाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर हम पार्टी को समाप्त कर देंगे, नई पार्टी बनाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा बोगली पार्टी भी वैसी ही होगी तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला उसको भी समाप्त कर देंगे, फिर नई पार्टी बनाएंगे। तो जब तक ये होता रहेगा जो है हम लोग जो है वो नई पार्टियां जो है वो बनाते रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर संघ का मानना है कि राजनीति के अपने, तो राजनीति से या सरकारों से संघ की अपेक्षा कोई बहुत ज्यादा नहीं रहती। जहां तक इस सरकार की बात है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, संघ के जो मूल वैचारिक मुद्दे थे, धारा 370 का हटना कश्मीर से, ठीक है ना, राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है ना, वो भी काफी हद तक मतलब हो ही गया है जो है उसमें। तो ये जो सारे मुद्दे, और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम तुष्टीकरण का बंद हो, वो इस सरकार के अंदर इन सारे मुद्दों पे फंडामेंटली काम हुआ है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इस सरकार की आलोचना भी कई बार इसी वजह से होती है कि उसने इन मुद्दों को बड़ी प्राथमिकता से लेके जो है काम किया है। तो ये कोर मुद्दे जो, बाकी डे टू डे की फंक्शनिंग में संघ ना इन्वॉल्व होता है, ना कोई अपेक्षा रखता है कि माइक्रो मैनेज, क्योंकि संघ का मानना है कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में गए हैं, आपका एक संगठन है, आप उस क्षेत्र या संगठन के हिसाब से, मतलब उस क्षेत्र के हिसाब से काम करिए, और संगठनों को पूरी ऑटोनॉमी रहती है। माइक्रो मैनेज करके आप इतना बड़ा काम नहीं खड़ा कर सकते, और माइक्रो मैनेज करके आप चीजें नहीं चला सकते। तो ये संघ के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। और जब बाकी मैंने बोला कि फंडामेंटल संघ को मालूम है कि जो भी समाज में परिवर्तन करना है वो हमें करना है। हाँ, अनुकूल परिस्थितियां पिछले 12 वर्ष में बीजेपी की सरकार होने से निश्चित रूप से संघ के काम को गति देने में मैं बहुत ही कैंडिड होकर कहूंगा ये बात मिली है। पर एक और आपको पाके पाठकों को, आपके दर्शकों को एक दिलचस्प बात बता देता हूँ। संघ पे 3 बार प्रतिबंध लगा है। जब जब प्रतिबंध लगा है ना संघ पे और प्रतिबंध हटा है, तो संघ की ग्रोथ डबल हो गई है। इनफैक्ट अक्सर ये होता है कि जब बीजेपी सत्ता में होती है तो संघ की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। जब जब जो है संघ के खिलाफ जो है बोलने वाली सरकारें रहती हैं, या संघ के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, या प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, तब तब संघ की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है वो ये दिस इज हाउ बेसिकली आरएसएस लुक्स एट पॉलिटिक्स, बीजेपी, दिस गवर्नमेंट जो है इस तरीके से मुझे लगता है। मतलब जितना एज ए स्टूडेंट, और मैं संघ का स्पोक्स पर्सन तो नहीं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ आरएसएस का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ द आरएसएस, तो ये मेरी समझ है। अभी जिस मोड पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये शिक्षा को लेके बड़ा मामला चल रहा है, बड़ा विरोध है। संघ ने भी अपने हिसाब से बहुत सारे लोगों को विश्वविद्यालय में डाला, अलग जगहों में डाला है। शिक्षा सुधार को बहुत सारे काम हुए हैं। अभी जो सरकार ने जेएनजी विद्रोह या सीजेपी जो भी विद्रोह के बाद बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हम सुधार करने जा रहे हैं, वहां ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब में संघ का कोई रोल है शिक्षा को लेकर? नहीं, देखिए, संघ का रोल ये है कि कोई भी सरकार हो जो है, संघ के 2-3 संघ के तो नहीं, संघ से इंस्पायर्ड 2-3 या संघ के कार्यकर्ता जिन 2-3 संगठनों में काम करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एक भारतीय शिक्षण मंडल है, इसके अलावा जो है विद्या भारती है, तो ये 2-3 संगठन हैं जो काम करते हैं। इसके अलावा प्रज्ञा प्रवाह भी एक संगठन है जो डायरेक्टली शिक्षा के क्षेत्र में तो काम नहीं करता, लेकिन स्कॉलर्स के साथ काम करता है, जो है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के ऊपर। तो संघ समय समय पे अपनी जो है, देखिए, संघ की मूल सोच ये थी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कॉलोनियल जो हमारा औपनिवेशिक जो हमारा हैंगओवर था वो दूर नहीं हुआ। तो वो कॉलोनियल फ्रेमवर्क वाली शिक्षा प्रणाली,
अब क्या है कि 100-150 साल 1835 से अंग्रेजों ने इसे सेटअप किया, फिर 1947 के बाद भी उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आए, तो उसमें परिवर्तन करने में समय तो थोड़ा सा लगे, क्योंकि अगर कोई लिगेसी आपकी जो है 150-200 साल की, 200 साल से ऊपर की कोई लिगेसी है, तो उसको चेंज करने में आपको कम से कम जो है वो 10-12-15 साल तो लगेंगे ना। तो उसमें क्योंकि आप सडन भी नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है, जो हमारी जेनजी है वो 40 करोड़ के आसपास है, ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते ना एजुकेशन सिस्टम में। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो संघ के प्रेरणा से चलने वाले ये संगठन और जो संघ के कार्यकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, वो लगातार अपनी इनपुट, कोई भी सरकार हो, वो अपनी इनपुट उसको देते रहते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। और उसमें से अब चूंकि थोड़ी अनुकूल विचार वाली सरकार है, तो वो उन इनपुट्स को जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। तो 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें अब फाइनली एक ड्रामेटिक शिफ्ट किया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर जो है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधारित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, और मैं खुद कई विश्वविद्यालयों के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बेस पर जो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मैं उसका भी पार्ट हूँ, तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिल रहा है। तो ये थोड़ा प्रोसेस चलेगा, थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज होगा। और देखिए, ये तो संघ पे आरोप हमेशा जो है जब भी वो लगते हैं कि ये अपने लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज में बिठा देते हैं, वाइस चांसलर बना देते हैं, ठीक है ना, लेक्चरर बना देते हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आपको भी पता है नियम कायदे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अगर कोई संघ का व्यक्ति है तो ये उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए ना, कि चूंकि वो संघ का स्वयंसेवक है इसलिए उसको जो है वाइस चांसलर नहीं बनना चाहिए, या उसको जो है लेक्चरर नहीं बनना चाहिए, या प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए, है ना। तो और बाकी तो सारे के सारे जो है वो नियम कायदे के हिसाब से ही होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पद के काबिल नहीं है और उसको बना दिया गया है, पहली भी चीज तो ये व्यवस्था में हो नहीं सकता। दूसरा, अगर किया गया है तो जो भी व्यक्ति जो है उससे पीड़ित हुआ है वो कोर्ट जा सकता है। हमारे कितनी बार कोर्ट जो है वो नियुक्तियों को रद्द करते हैं ना, जो है तो वो जा सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, पर अब एक ना ये डिस्क्वालिफिकेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप अगर संघ से हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति संघ से है तो वो प्रोफेशनली जो है पढ़ाने में, जैसे मान लीजिए आपने देखा है आलोक जी की बहुत सारे हमारे सर्कल के लोग जो है वो संघ से या लेफ्ट से भी इवन मान लीजिए जुड़े हैं, या कांग्रेस की विचारधारा से भी उनकी सहमति है, बट उनके लेखन में जरूरी नहीं है कि वो चीज रिफ्लेक्ट हो, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा भी हो सकती है। तो इसलिए तो मुझे ये लगता है कि पर शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, ये तो मैं 100% इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयबल बेसिकली जो है ना, मतलब ऐसे लोग जो रोजगार के काबिल नहीं है, ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हम बड़ी तादाद में अपने विश्वविद्यालयों से निकाल रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ा संकट का विषय है। और तो हमारे को एम्प्लॉयबिलिटी जो उनकी हो, उनके ऐसे स्किल्स हों, इसको इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो निजी क्षेत्र में भी शिक्षा जो है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे वो अब तो बड़े बड़े कोचिंग माफियाज हो गए हैं, मैं तो ये कहूँगा, जो है कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट कोचिंग जो है वो हो गए हैं। और इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी जो है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक होने की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को फंडामेंटली हमें करनी चाहिए। पर एक मैं और आलोक जी इसमें बस अंत में बात जोड़ना चाहूँगा, एजुकेशन एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, तो करना असल में राज्य सरकारों को है, ठीक है ना। अब जैसे दक्षिण भारत के हम कुछ राज्यों को देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षा की व्यवस्था है ना, स्कूल्स भी अच्छे हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, सरकारी कॉलेज भी अच्छे हैं। उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य रहे जिसमें की ऐसी व्यवस्था जो है वो नहीं रही। तो मुझे लगता है कि केंद्र तो एक हद तक जो है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना सकता है ना, जो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट उसको करना है वो जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको करना है। तो ये सेंटर और उन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और कम्युनिटी की इसमें भागीदारी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भाई मेरे घर के पास सरकारी स्कूल खराब चल रहा है, मैं अगर मेरी कॉलोनी की RW है, क्या उसके अंदर जाके कुछ काम नहीं कर सकती? हमने सारा काम जो है वो सरकार के ऊपर ही डालना है, वो नहीं होना चाहिए बेसिकली जो है। मतलब ये सबका, सरकार की भी जिम्मेदारी है, पर सबकी जिम्मेदारी। जी, कितने इतना विराट रूप है
ये विषय है देश, काल, परिस्थिति और उसमें 100 साल पुराना संगठन की सोच किस ढंग की है, कैसे किस ढंग से निरूपित हो पा रही है। इन सब पे आपसे बातचीत आगे आपसे समय लेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं इसे विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी। बहुत एक लाख आखिरी कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे आप पाठकों को पढ़ने के लिए? देखिए, मैं एक किताब आपको सजेस्ट करूंगा। मेरी अभी एक, अगर आपको फंडामेंटल समझना है कि संघ की सोच जो है, तो एक मेरी अभी किताब, 3 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो है इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देता हूँ, 2 किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक है नो अबाउट आरएसएस, जानिए संघ को, हिंदी में है। ये दूसरी है क्या कहते हैं 5 सर संघ चालक, अंग्रेजी में उसका नाम है द सेफ्रन सर्च, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप। और तीसरी किताब है द सोल ऑफ अ नेशन, अंडरस्टैंडिंग हिंदू नेशनलिज्म। तो ये 3 किताबें जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आपको एक पूरा 360 डिग्री की। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार। जी, आदर।